हेलो दोस्तों, प्रश्नावली 1 प्रश्न क्रमांक 11 जिसमें हम लोग nवां पद अंतिम पद सवाल बनाते हुए पहुंच चुके हैं समांतर श्रेणी के प्रश्न क्रमांक 11 में। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न को पढ़कर सवाल को हल करेंगे। ठीक है, तो आप लोग को मैं पहले ही बता देता हूं कि देखने में हमको डर लगता है कैसे बनेगा, लेकिन जब हम सवाल को समझेंगे तो हमारे लिए सरल हो जाता है। तो आप लोग भी सवाल को पहले समझिए, पढ़िए, तब हमको ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 11। संजय ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत, ठीक है, वो 5 रुपये की बचत करती है प्रथम सप्ताह में, ठीक है, किसी वर्ष में। और फिर अपनी साप्ताहिक बचत, देखिए इसमें द्वितीय सप्ताह नहीं बोला है ना, साप्ताहिक बचत मतलब हर सप्ताह, ठीक है, प्रथम सप्ताह में 5, लेकिन हर सप्ताह अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपये बढ़ाता गया। ठीक है, अब देखो हर क्या है, हर 1.75 रुपये उसको हर साप्ताहिक बढ़ा रहा है। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 रुपये हो जाती है ना, 20.75 रुपये हो जाती है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। ठीक समझ आए, अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपये बढ़ाता है, ठीक है, और वे nवें सप्ताह में मतलब कि अंतिम सप्ताह में वो क्या करता है, 20.75 रुपया हो जाती है टोटल मिला के। तो n का मान हमको ज्ञात करना है। समझ में आ गया? तो आप लोग को, मेरे को लगता है समझ में आ गया होगा। चलिए पहले हल करेंगे तो अब हमको समझ में आ जाएगा। देखिए पहले बोला है प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत, ठीक है, तो प्रथम सप्ताह, ठीक है, प्रथम सप्ताह कितना रुपए की बचत, 5, ठीक है। द्वितीय सप्ताह, द्वितीय सप्ताह ध्यान से समझना, ठीक है, प्रथम सप्ताह में 5 की बचत, द्वितीय सप्ताह, अब द्वितीय सप्ताह में क्या बोल रहा है, और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपये मतलब 1.75 रुपया बढ़ाता गया। तो देखिए जब प्रथम सप्ताह में 5 किया तो उसके 5 तो आएगा ही, लेकिन वो अगले सप्ताह में 1.75 और बढ़ाता गया, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, जोड़िए 6.75 समझ में आ गया ना। पहले सप्ताह में 5, द्वितीय सप्ताह में वो इतना और बढ़ा दिया, तो 5 प्लस इतना हो जाएगा। उसी प्रकार से तृतीय सप्ताह, अब तृतीय सप्ताह, तो तृतीय सप्ताह में क्या हो जाएगा, देखिए पहला सप्ताह का भी, ठीक है, प्लस अब दोनों क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 गुणा 1.75। अब ये कैसे हुआ, देखिए 2 प्रथम सप्ताह में 5 किया, द्वितीय सप्ताह में वो 1.75 रुपये और बढ़ा दिया, ठीक है। अब तृतीय सप्ताह में क्या हो रहा है, 5 रुपये तो कर ही रहा है, लेकिन दोनों सप्ताह को भी 1.75 रुपये और बढ़ेगा ना भाई, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। देखिए 1.75 तृतीय सप्ताह में क्यों बढ़ेगा, क्योंकि दोनों को सप्ताह को जोड़ेगा, प्रथम सप्ताह भी द्वितीय सप्ताह भी, इसलिए मैं यहाँ पर 2 के साथ इसका गुणा कर रहा हूँ, ठीक है। तो करिए 5 प्लस कितना हो जाएगा, 175 गुणा करेंगे तो 175 और 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये हमारा 350, ठीक है, लेकिन 2 संख्या के बाद दशमलव है तो 2 संख्या के बाद दशमलव लगा दीजिए, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8.50, मतलब कि 8.50 तृतीय सप्ताह, ठीक है। इस प्रकार से देख, प्रथम सप्ताह में 5 रुपये बचत, द्वितीय सप्ताह में वो 1.75 और बचत करता है, तो इतना हो गया। अब तृतीय सप्ताह में दोनों सप्ताह को भी जोड़ेंगे ना, तो देखिए 5 प्लस 2 गुणा 1.75 मतलब 1.75, दोनों का गुणा कर देंगे तो इतना आएगा, और 5 के साथ जोड़ देंगे तो 8.50 अपने पास आ गया, ठीक है। अब मैं बोलूंगा आप लोग को चतुर्थ सप्ताह, ठीक है, चलो लिख देते हैं, मान लीजिए चतुर्थ सप्ताह, चतुर्थ सप्ताह, अब यहां पर समझ आ जाएगा। अब देखिए चतुर्थ सप्ताह में क्या होगा, 5 रुपये तो होगा ही क्योंकि वो कंपलसरी है, प्लस अब यहाँ पर तृतीय सप्ताह में 2 किया था, अब चतुर्थ सप्ताह में कितना सप्ताह हो जाएगा, 1 2 3, तो 3 गुणा 1.75 के साथ गुणा कर देंगे। अब हल करिए, ठीक है,
तो ये हमारा हो गया ये 2 संख्या के बाद दशमलव है तो दशमलव, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5 5 10.25 पैसा, 10 रुपये 25 पैसा। ठीक, अब समझ आ गया कि ये 3 कहाँ से आया, तो 3 सप्ताह का 3, यहाँ 2 कहाँ से आया, तो 2 सप्ताह के पहले हो चुका है इसलिए 2, यहाँ 1 से करते, यहाँ 1 से कर देता हूँ, चलो तो उतना ही आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने को क्या करना है, समझना है। इतना क्लियर हो गया। अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपये बढ़ाता गया, वो हर सप्ताह बढ़ा रहा है, तो इसमें दो बार बढ़ाया, इसमें 3 बार बढ़ाया सप्ताह के अनुसार। ठीक है, इस प्रकार से। अब यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत मतलब टोटल सप्ताह, ठीक है, टोटल सप्ताह कितना हो जाता है 20 रुपया 75 रुपया, मतलब nवें सप्ताह में, nवें सप्ताह की बचत, ठीक है, nवें सप्ताह कितना रुपया होता है 20 रुपया 75 पैसा nवें सप्ताह में होता है। nवें सप्ताह में 20 रुपया 75 पैसा की बचत होती है, टोटल बचत। तो n का मान ज्ञात कीजिए, n का मान ज्ञात कीजिए। तो n का मान हमको ज्ञात करना है, ये n का मान क्वेश्चन मार्क। तो आप लोग को थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा। हमारा A1 क्या दिख रहा है, A2 क्या दिख रहा है, A3 क्या दिख रहा है, A4 क्या दिख रहा है। तो देखिए दोस्तों, A1 मतलब प्रथम सप्ताह 5, द्वितीय सप्ताह मतलब कि A2 6.75, तृतीय सप्ताह 8.50 मतलब कि 8 रुपया 50 पैसा तृतीय सप्ताह, चतुर्थ सप्ताह 10 रुपया 25 पैसा, ये A4। ठीक, और अंतिम सप्ताह मतलब nवें सप्ताह बोला है अंतिम, L बराबर AN बराबर अंतिम सप्ताह 20 रुपया 75 पैसा, और हमको n का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां से देखिए हम जो प्रश्न में दिया है उसको हम लोग लिख चुके हैं। ठीक है, जो प्रश्न में बोला था वही हम कहीं बाहर से नहीं लिए। प्रथम सप्ताह में 5 की बचत करता है, उसके बाद वो 1 मतलब कि 1 रुपये 75 पैसा बढ़ाता है, तो द्वितीय सप्ताह में इतना हो जाएगा, तृतीय सप्ताह में 8 रुपये 50 पैसा हो जाएगा, है ना, चतुर्थ सप्ताह में 10 रुपये 25 पैसा हो जाएगा, बढ़ा रहा है ना वो हर सप्ताह, और अंतिम सप्ताह में 20 रुपये 75 पैसा हो जाता है टोटल। तो अंतिम सप्ताह ये है हमारा, और A1 A2 A3 A4 लिख दिए, और हमको n का मान ज्ञात कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं ना। तो यहां से आप लोग निकाल दीजिए D, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वांतर। ठीक है, तो A2 माइनस A1, तो D निकालते हैं। A2 हमारा क्या है जी, A2 हमारा है 6 रुपया 75 पैसा, 6.75। A1 क्या है जी 5, तो घटाना आता है कि नहीं जी दशमलव वाला, तो देखिए यहाँ 1.75 से 5.00, जो 5 है उसको इस साइड लिखेंगे, ठीक है, तो घटाइए तो 75 का 75 ही आएगा, 0.06 में 5 घटाइए 1 आ जाएगा, तो हमारा D का मान आ गया है 1.75, मतलब 1 रुपया 75 पैसा हमारा क्या आ गया है सर्वांतर D, जिसको हम लोग इतना रुपया बचत कर रहे हैं हर सप्ताह में, और मतलब बढ़ा रहे हैं, है ना, वही है हमारा D सर्वांतर। देख लीजिए मैं आप लोग के सामने हल कर दिया हूँ। सर्वांतर D बराबर A2 माइनस A1, तो D बराबर 6.75 रुपया प्लस 5 रुपया A1, उसमें घटाया हूँ तो 1.75 आया है, हमको घटाना दशमलव वाला आना चाहिए। ठीक है, ये हमारे लिए 10वीं पढ़ रहे हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो देखिए 75 दशमलव इसके बाद दिया रहेगा तो दशमलव वाले लिखना है, लेकिन नहीं दिया है तो 0 तो 75 का 75, सॉरी 7 5 का 7 5, 7 5 बोलते हैं, ठीक है, दशमलव के बाद वाली को, और दशमलव है तो दशमलव लगा दीजिए, यदि यहाँ पर कुछ दिया है तो उसको घटा दीजिए, नहीं दिया है तो छोड़ो। अब यहाँ पर 6 में 5 घटेगा तो 1, तो हमारा D का मान आ गया 1.1 रुपया 75 पैसा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब AN में अपना मान रखिए और सवाल को हल कर दीजिए, तो हमारा ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं दोस्तों। AN में मान रखकर, nवां पद में सूत्र में मान रखकर, तो हमको आसानी होगी। तो AN बराबर, इसलिए AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ठीक है, तो AN का मान क्या है जी हमारा अंतिम पद का जी 20 रुपया 75 पैसा, मतलब 20.75
ए का मान क्या है जी 5 है ना, A1 का मान 5 है ना प्रथम सप्ताह, प्लस n का मान हमको ज्ञात करना है और d का मान अब भी निकाले हम लोग 1.75 अर्थात 1 रुपया 75 पैसा, यहाँ इंटू मतलब गुणा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं 20.75 पैसा मतलब 20 रुपये 75 पैसा, 5 का 5 प्लस, अब देखिए यहाँ प्लस है ना, यहाँ भी प्लस है तो प्लस ही आएगा, यदि री रहता तो गुना करते। ठीक है, तो 75 5 का 5, अब 1 दशमलव ये हमारा जो 75 है मतलब 1 रुपये 75 पैसा है उसको n के साथ गुना करेंगे तो क्या आएगा, आएगा ऋण है तो ऋण, यहाँ धन है तो सेम टू सेम रहेगा, यदि ऋण रहता है तो उसमें थोड़ा सा परिवर्तन होता है, गुना करते हैं तो धन धन धन, ऋण ऋण धन और धन ऋण ऋण, यदि नहीं है तो ऋण का ऋण ही रखेंगे, यहाँ धन दिया है तो धन ही रखेंगे, यदि ऋण दिया रहता है तो चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है गुना करते हैं तो। अब उसके बाद 1 रुपये 75 पैसा के साथ 1 के साथ गुना करेंगे तो उतना ही आएगा। ठीक है, समझ आ रहा है ना, ध्यान से समझना है ना, यह बिल्कुल दिखने में कठिन है लेकिन हम जब हल करेंगे तब हमको समझ में आएगा और वीडियो को अंत तक देखेंगे तब हमको समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है, तो आइए फिर से आगे बढ़ेंगे। समझ आ गया, 1 रुपया 75 पैसा के साथ में क्या किया हूँ, अंदर में गुना किया हूँ। ठीक है, तो ये देखिए अंदर में गुना किया हूँ तो 1 रुपये 75 पैसा n माइनस 1 रुपया 75 पैसा, ये देखिए इतने सारा इसके साथ गुना किया हूँ। ठीक है, धन ऋण 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 ऋण, ठीक है, वही हमारा जो है ये हुआ है। ठीक है, 5 का 5 ये मान रखें। ठीक है, अब आगे हल करते हैं। 20 दशमलव मतलब 75 20 रुपये 75 पैसा। अब देखिए 5 में है ना, या तो इसको 5 को पहले पक्षांतर कर देते हैं, सॉरी 1 मिनट, 5 को हम पक्षांतर कर देंगे तो और सरल हो जाएगा। उसके बाद ये हमारा n माइनस ये, ठीक है, 5 को मैं उस साइड पक्षांतर कर दिया हूँ। ठीक है, तो ऋण में हो जाएगा, धन है तो ऋण में, तो 20.75 माइनस 5 बराबर 1.75 n ऋण 1.75 n, 5 बस को पक्षांतर क्यों, बाकी अपनी जगह में। ठीक है, अब 20.75 में 5 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 20 में 5 को घटाओ 15.75, 15 रुपया 75 पैसा है ना, ये बाकी सेम टू सेम ऋण, ये समझ में आ गया ना। अब इसको उस साइड पक्षांतर कर दो तो धन हो जाएगा 15.75 प्लस 1.75, ऋण है उसको उस साइड पक्षांतर करेंगे धन हो जाएगा 1.75 n का n। देखिए कितना सरल सरल हो जाएगा ना, बस पक्षांतर कर रहे हैं, कहाँ से आया इसको आप लोग ध्यान से समझना, वीडियो को अंत तक देखना तभी समझ में आएगा। ठीक है, अब क्लियर हो जाएगा ना। तो देखिए अब इसको मैं पक्षांतर किया, धन में आ गया, अब जोड़ दीजिए। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो और हमारे लिए सरल हो जाएगा, तो चलो जोड़ते हैं। ठीक है, समझ आया ना दोस्तों, पक्षांतर किया हूं इसको, पहले 5 को किया था, घटाया इतना है 101.75 को फिर से पक्षांतर किया 1 रुपया 75 पैसा को, तो ये जुड़ेगा ऋण में इसलिए है ना। अब ये दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ना आता है ना तो जोड़ दीजिए, तो कितना आ जाएगा हमारा है ना। देखिए 75 सॉरी पहले 5 और 5 को जोड़ेंगे, कितना आएगा 10 हासिल आया 1। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा और 7 7 14 और 1 15, तो 15 का 5 हासिल आया 1 हो जाएगा, 5 1 6 और 1 7 और 1 का 1 और 2 संख्या के बाद दशमलव है तो दशमलव। ठीक है, आप लोग भी जोड़िएगा है ना, और 1 n। ठीक है, इतना तो क्लियर हो ही गया होगा। ठीक है, अब चलो, अब n 1 रुपये 75 पैसा n दिया है इधर, और इधर अपने पास हुआ है 17.50। अब ये n बराबर हम इसको पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बटा, ठीक है, n बराबर क्या हो जाएगा, ये इसकी 1.75 को बटा में ले गया हूं, गुणा में इसलिए है ना, तो बटा में आ गया। अब इसको हम इससे क्या करेंगे, कटा देंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो n का मान हमारा क्या आ गया 10 आ गया। ठीक है, अर्थात वह n का मान ज्ञात कीजिए बोला था तो n का मान अपना 10 आ गया। देख लीजिए यहाँ से हम इसको, आप लोग खुद स्वयं हल करके देखिए, इसको हम इससे भाग देंगे तो 10 आएगा कि नहीं, देख लीजिए एक बार, मैं हल कर देता हूँ आप लोग के सामने, 10 से गुना कर दीजिए। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, 0 का 0 और 1.75 एकम है ना, 1.75 एकम उससे गुना करेंगे तो उतना ही आएगा। ठीक है, अब दो संख्या के बाद दशमलव है तो दो संख्या के बाद दशमलव लगा दिया तो 17.50 आया, 17.50 बस। तो 10 ही तो हमारा आंसर है ना, तो n का मान 10। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो मेरे को लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना। हमको दिखने में बहुत कठिन लगता है, जब हम सवाल को हल करने जाएंगे तो बहुत ही सरल होता है। आप लोग दशमलव में कंफ्यूज मत होइए, दशमलव बहुत ही इजी है, उसमें घटाना जोड़ना हमको आना चाहिए और भाग भी आना चाहिए। देखिए आप लोग के सामने ही मैं कैसे हल किया हूँ, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि हम 1.75 से 17.50 को भाग देंगे तो हमारा जो आंसर है वह n बराबर 10 आएगा। n का मान ज्ञात कीजिए बोला था सवाल, और n का मान हम लोग ज्ञात कर चुके हैं, जिसका मान आया है 10। ठीक है, प्रोसेस सेम है, nवां पद के ही सूत्र लगाना है, सब चीज सेम है, हमको गलती धन ऋण में कभी नहीं करना है बस। ठीक है, अंतिम पद है, a का मान d का मान निकालेंगे, सवाल को हल करेंगे, ऑटोमेटिक सवाल क्या हो जाता है, हल हो जाता है। जिसमें प्रश्न है 12, आप लोग पढ़िए प्रश्न को, फिर जो सवाल है उसको हम हल कर पाएंगे। तो क्या समांतर श्रेणी 18, 15 सही 1/2, 13 का एक पद ऋण 47 है, यदि हाँ तो कौन सा पद है। ठीक है, सवाल क्या बोल रहा समझ आ रहा है ना। अपने को समांतर श्रेणी दिया है 18, 15 सही 1/2, 13 का एक पद ऋण 47 है। ठीक है, यदि हाँ तो कौन सा पद है। तो चलो दोस्तों सवाल को हल करने जाते हैं। अपने को दिया है, जो दिया है उसको क्या करेंगे, लिख लेंगे, है ना। दिया है तो प्रश्न में क्या दिया है, a बराबर 18, ठीक है, b बराबर 15 सही 1/2, ठीक है, c बराबर 13, ठीक है। तो और उसके बाद दिया है ऋण 13 का एक पद ऋण 47 है, मतलब एक पद ऋण 47 है, मतलब कि an का मान, मतलब अंतिम पद का मान ऋण 47 है। ठीक है, तो यदि हाँ तो कौन सा पद है, ऐसा बोल रहा है सवाल, है ना। तो हमको इसमें कौन सा मान ज्ञात करना है, n का मान ज्ञात करना है दोस्तों। ठीक है, समझ आ गया ना, ये हमको n का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। ठीक है, जो दिया है उसको हम लोग लिख लिए, एक बार पुनः और समझा देता हूँ। a का मान 18 दिया है, b का मान 15 से 1/2, c का मान 13 और an अंतिम पद का मान ऋण 47 दिया है, और हमको n का मान ज्ञात करना है। यदि हाँ तो कौन सा पद है, मतलब n है। ठीक है, और एक पद मतलब ऋण 47। ठीक है, अब कंफ्यूज नहीं होंगे ना। ठीक, अब चलिए, अब आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसी सवाल तो हम लोग 11 में भी बनाए, 10 में भी बनाए हैं, है ना, अंतिम पर। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं d। ठीक है, क्या निकाल लेते हैं, d सर्वांतर a2 माइनस a1। ठीक है, a2 क्या है हमारा 15 सही 1/2 माइनस a1 क्या है हमारा 18। ठीक है, तो 15 सही 1/2 मतलब इधर से इधर का गुणा करना और इधर से जोड़ना। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं, एक बार गुणा देखना, ये दोनों का गुणा करना, यहाँ से जोड़ना, तो 15 और 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 30 और 31/2 माइनस 18/1। ठीक है, नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। समझ आया कि नहीं, एक बार पुनः देखना। ठीक है, 15 और 2 का गुणा करेंगे 30 आएगा, 30 और 1 का जोड़ देंगे तो 31/2 ऋण 18/1। ठीक है, समझ आया ना। 15 से 1/2 को हल करेंगे तो 31/2 आएगा। ठीक है, बार बार बोल रहा हूँ कहाँ से आया, तो ये आप लोग समझेंगे, इसका गुणा यहाँ से जोड़ना, तो 15 दूनी 30 और 1 31/2। अब इसका 2 और 1 का लघुत्तम निकालेंगे, कितना आएगा 2 आएगा, 2 को 2 से भाग देना, कितना आएगा 1 आएगा, 1 से यहाँ गुणा कर देना तो 31 एकम 31 ऋण 1 कर 2 को भाग देना तो कितना आएगा 2 आएगा, 2 से यहाँ गुणा कर देना, 18 दूनी 36। तो हमारा d का मान आ रहा है ऋण 5/2 आ रहा है ना, ऋण 5/2। देखिए 36 में 31 को घटाओ 5 आएगा, बड़ी संख्या के सामने ऋण है तो ऋण, है ना, घटाना इसलिए घटा रहे हैं, बटा 2 का 2। तो हमारा जो d का मान है वह ऋण 5/2 आ गया है। ठीक है दोस्तों,
तो इस प्रकार से जो अपना प्रश्न में दिया था उसको लिखे, फिर सर्वांतर डी का मान निकाले। अब हम लोग सवाल को हल करने की ओर चलेंगे। तो किसका सूत्र लगेगा, तो nवां पद अंतिम पद का सूत्र लगाएंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो उसमें हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, जो बहुत ही क्या है, ऐसी सवाल हम लोग पिछले वीडियो में पिछले सवाल में बनाए हैं, आप लोग देखना एक बार, ठीक है। तो चलिए चलते हैं an का सूत्र लगाकर सवाल को हल करने। तो दोस्तों nवां पद का सूत्र लगा देते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, प्रश्न अनुसार, है ना। an बराबर इसलिए, ठीक है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो चलिए मान रखिए दोस्तों, an का मान हमारे पास क्या है, ऋण 47, है ना। an का मान क्या है, ऋण 47 बराबर a का मान क्या है अपने पास 18, ठीक है, प्लस n का मान क्या है, n का मान हमको ज्ञात करना है ऋण 1, और इंटू d का मान क्या है, ऋण 5/2, ठीक है। मान रख दिए, समझ आ गया। an का मान ऋण 47, a का मान 18, n माइनस 1 अपनी जगह में क्योंकि n का मान ज्ञात करना है, और d का मान दिया है ऋण 5/2, ठीक है। चलिए दोस्तों अब इसको हल करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ऋण 47 का ऋण 47 बराबर 18 का 18, ठीक है, प्लस अब ऋण 5/2 को अंदर में गुना कर देंगे, ठीक है, समझ आ रहा है ना। ऋण 5/2 को अंदर में गुना, तो क्या हो जाएगा, ऋण 5n/2, ऋण ऋण धन हो जाएगा, 5 एकम 5 और 2, ये, ठीक है, समझ आ रहा है ना। तो देखिए दोस्तों, हम ऋण 5/2 का अंदर में गुना करेंगे तो क्या आएगा, धन और ऋण क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऋण हो जाएगा, ठीक है, सॉरी ये धन नहीं आएगा, ऋण आएगा, है ना। तो ऋण और धन क्या होगा, ऋण, ठीक है, और 5/2 को n के साथ गुना करेंगे तो 5n/2, तो ऋण 5n/2 हो गया। वैसे देखिए आगे ऋण और ऋण का गुना करेंगे तो धन 5/2 का 1 के साथ गुना करेंगे तो 5/2, ठीक है। धन ऋण में गलती नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि देखिए धन और ऋण का गुना किए तो ऋण आया, और n के साथ 5/2 का गुना किए तो 5n/2 हो गया, ठीक है। उसके बाद आगे देखो, ऋण और ऋण का गुना किया तो धन आया, और 1 के साथ 5/2 का गुना किया तो 5/2, ठीक है, समझ में आया ना, ठीक। ऋण और ऋण का गुना होता है धन, और धन और ऋण का गुना होता है ऋण। तो यहाँ धन है, यहाँ ऋण है, धन ऋण का गुना ऋण, ठीक है, 5n/2, ऋण और ऋण का गुना धन 5/2 एकम 1 के साथ गुना किया, ठीक है। तो ये हमारा जो ऋण 5/2 को साथ अंदर में गुना किए तो हमको ये मान प्राप्त हुआ। आइए चलते हैं और आगे सवाल की ओर। तो चलिए दोस्तों सवाल को आगे हल करते हैं। तो ऋण 47 का ऋण 47, 18 को हम इस वाइज पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, धन 18 है और ऋण 18 हो जाएगा, बराबर ऋण 5n/2 प्लस 5/2, ठीक है। ऋण 5n/2 और 5/2 अपनी जगह में है, मैं 18 को पक्षांतर किया, ठीक है, पक्षांतर किया। अब आगे देखो, ऋण और ऋण क्या होता है, धन होता है, जुड़ता है ना, तो ऋण और ऋण को जोड़ दो, तो 47 और 18 को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है, ये बराबर का चिन्ह है। तो ऋण और ऋण क्या हो जाएगा, धन, तो 47 और 18 को जोड़िए, है ना, तो कितना आएगा, 47 और 18 को जोड़ेंगे तो हमारे पास 8 7 हो गया, 15 का 5, है ना, हासिल आया 1 4 1 5 और 1 6, और बड़े संख्या सामने ऋण है तो ऋण 65 आ गए। अब इधर 2 और 2 का लघुत्तम निकाल दीजिए, तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 और 2 का लघुत्तम निकालेंगे 2 आएगा, 2 को 2 का भाग देना 1 आएगा, 1 के साथ गुना करना तो ऋण 5m हो जाएगा, प्लस 2 को 2 से भाग देंगे 1 आएगा, 1 के साथ गुना करना 5 एकम 5, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं सवाल को, ऋण 65 बराबर, ठीक है, सॉरी यहाँ 2 को अब जब भाग में है 2 तो इसको पक्षांतर कर दो इस साइड, ठीक है। तो 2 को हम यदि इधर पक्षांतर करेंगे तो गुणा में हो जाएगा 2 ऋण 65 के साथ, और ऋण 5n प्लस 5 अपनी जगह में,
ठीक है, समझ आ रहा है ना। 2 और 2 को लग उत्तम निकालें तो 2 आया, 2 के साथ 2 को भाग देना 1 आएगा, 1 के साथ गुना करेंगे ऋण 5 है, प्लस 2 को 2 से भाग देंगे 1 आएगा, 1 के साथ 5 के साथ गुना करेंगे 5। ठीक, अब सेम यहाँ 2 है उसको इधर पक्षांतर किया, गुणा में आ गया, इसके साथ गुणा हो जाएगा, ऋण 5 है प्लस 5 अपनी जगह में, इसके गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 130, ऋण है तो ऋण 65 और 2 को गुणा करेंगे 130, ऋण है तो ऋण बराबर ऋण 5 है प्लस 5। ठीक है, अब देखिए इसको इस साइड पक्षांतर कर दो, ऋण 130 को और ऋण 5n को इस साइड, तो 5n हो जाएगा, ऋण 5n है तो धन 5n हो जाएगा, और ऋण 130 को इधर पक्षांतर करेंगे तो 5 प्लस 130 हो जाएगा, ऋण 130 जुड़ेगा तो धन 130 हो जाएगा। ठीक है, तो 5n प्लस 135, ठीक है, जुड़ेगा तो 135 बटा 5। ठीक, तो n बराबर कितना आ गया जी, 27। ठीक है, ये देख लीजिए आप लोग, 5 को 135 से भाग दो, n का मान 27 आ गया, जो हमारा क्या है आंसर है। तो दिए गए जो ऋण 47 दिए गए श्रेणी का 27वां पद होगा। कौन सा पद होगा, 27वां पद होगा, और n का मान क्या है, धनात्मक है। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं, यही हमारा क्या है आंसर है। n का मान ज्ञात करना था तो हम n का मान ज्ञात कर चुके हैं, है ना। इस प्रकार से सवाल को अपने को छोटे छोटे बिंदुओं से तोड़ तोड़ कर सवाल को क्या कर सकते हैं, हम हल कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 में, ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तब हमको समझ में आएगा। कई बच्चे क्या करते हैं, आधा देखकर हम पूरा नहीं देखते और सवाल हमको क्या होता है क्लियर समझ में नहीं आता। तो वीडियो को अंत तक देखें, तब हमको समझ में आएगा। यह जो सवाल है थोड़ा डिफिकल्ट है और कठिन भी है, और इसी जो सवाल है एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए, तब हमको ऑटोमेटिक सरल होने नहीं लगेगा। दिखने में कठिन है लेकिन थोड़ा समझनेंगे तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगा। ठीक है, अब ये 12 तक तो जो सवाल था उसमें हम लोग क्या किए, अंतिम पद nवां पद ज्ञात करते आए थे, है ना। अब ये थोड़ा से हमारे जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं तो हमारे लिए थोड़ा से एक हार्ड ऐसे टाइप का सवाल बनते जा रहे हैं, लेकिन वो हार्ड नहीं मानेंगे, वो हमारे लिए सरल है। ठीक है, यदि हम कठिन मानेंगे तो हमारे लिए कठिन है, यदि हम सरल मानेंगे तो सरल है, और यदि हम समझेंगे तो हमारे लिए और बहुत ही सरल है। तो चलते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 13 की ओर। यदि किसी समांतर श्रेणी का 11वां पद 38, आप लोग भी पहले बुक खोलिए और प्रश्न को पढ़िए और समझिए, तब हमको क्या होगा, क्लियर होगा, है ना। यदि किसी समांतर श्रेणी का 11वां पद 38, ध्यान से सुनिए, है ना, 11वां पद 38, 16वां पद 73, 16वां पद 73, तो इस श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। अच्छा, तो हमको 31वां पद तो ज्ञात करना है, तो एक 31 हमको ज्ञात करना है, वो समझ आ गया, लेकिन 11वां पद 38 और 16 पद 73 दिए, तो ये क्या है। ठीक है, तो यह एक प्रश्न में दिया है मान, उसको हमको निकालना है। ठीक है, तो आइए चलते हैं सवाल की ओर, तो हमको समझ में आ गया। देखिए, हमको ए का मान नहीं दिया है, ना डी का मान नहीं दिया है, ना हमको अंतिम पद नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है, तो हम कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले अपने को ए और डी का मान निकालने के लिए माना लेना पड़ेगा। माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए। ठीक है, ए का हमको पता नहीं है तो हमको माना लेना पड़ेगा, क्योंकि हम माना ज्ञात करेंगे प्रथम पद ए। उसके बाद सर्वांतर, इसको भी ज्ञात करना है, बराबर डी, इसको भी ज्ञात करना है। माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए, सर्वांतर डी, दोनों को हमको ज्ञात करना है, तभी हम क्या कर सकते हैं, ए 31वां का मान ज्ञात कर सकते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, 31वां पद ज्ञात कीजिए, तो यही 31वां पद को हमको ज्ञात करना है। जब हम ए और डी का मान निकाल लेंगे तभी तो ए 31 ज्ञात करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब चलिए सवाल को हल करेंगे। तो जो दिया है उसको लिखेंगे। प्रश्न में क्या दिया है, प्रश्न दिया है कि समांतर श्रेणी का 11वां पद 38, 11वां पद 38 मतलब a11 बराबर 38, ये दिया है सवाल, a11। ठीक है, an का सूत्र लिखते हैं ना, वैसे a11 बराबर 38। ठीक, उसके बाद 16वां पद 73, तो a16, n की जगह में ये वहां बोल दिया, मतलब ना वो n है, वहां पद मतलब ये जैसे हम लिखते हैं ना an ऐसे, तो ये n क्या है, nवां पद, तो ऐसी a16वां पद कितना दिया है, 73। ठीक है, समझ में आ गया।
दिया है हमको, क्या दिया है, A11 बराबर 38, A16 पद बराबर 73। ठीक, अब 31वां पद ज्ञात करना है, तो बाद में हम ज्ञात कर लेंगे। जब माना हमें प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात करना है तो इसी ऊपर अभी फोकस करेंगे। हम पहले A और D का मान निकालेंगे, तभी तो A31 का मान ज्ञात कर पाएंगे ना। तो चलिए सवाल को हल करते हैं। तो A11 बराबर 38, A16 बराबर 73। ये तो अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए A11 बराबर 38, तो A11 हम इसमें an का सूत्र लिख सकते हैं कि नहीं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 38। ठीक है, तो a प्लस n का मान कितना है, 11 माइनस 1 इंटू डी बराबर 38। तो a प्लस 11 में घटाओ कितना आएगा, 10, यहाँ पर d है तो d 10d हो जाएगा बराबर 38। तो समीकरण क्या बन गया, 1। इतना तो समझ में आ ही गया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो एक बार बता रहा हूं। देखिए 11वां पद 38, 16वां पद 73, ये तो समझ में आ गया, लेकिन दिया है उसको ठीक करा देते हैं। ठीक है, तो A11 बराबर 38 मतलब an का सूत्र लिखा हूं, देखिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको ध्यान से देखना, A11 तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an का सूत्र लिखा हूं बराबर 38 है तो 38। ठीक है, समझ में आ गया, बराबर 38 है तो 38, an का सूत्र लिखा हूं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, उसके बाद अब देखिए इसके जो 11 है ये किसका मान है, n का मान है, तो a प्लस n का मान 11 माइनस 1 इंटू डी बराबर 38। ठीक, n की जगह क्या लिखूं, 11, क्योंकि A11 क्या है, 11वां पद, n है ना हमारा वहां पद, मतलब n का मान 11। अब इसको फिर से हल करेंगे तो a प्लस 11 में घटाओ 10 हो जाएगा, d का d बराबर 38। ये हमारा बना लिए हम समीकरण 1। ठीक, इतना तो क्लियर हो ही गया होगा, है ना। अब इसी प्रकार से अपने को A16 बराबर 73 का निकालना है, सेम। ठीक है, चलो इसको भी हम साइड में ही निकाल देंगे तो हमको और क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसी को A16 बराबर 73। ठीक है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 73, तो a प्लस 16, n का मान 16 है, माइनस 1 इंटू डी बराबर 73। ठीक है, तो a प्लस 16 में एक घटाओ कितना आएगा, 15, d का d बराबर 73। ये हमारा क्या बन गया, समीकरण 2। ठीक है, बन गया, इतना तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये देखिए ये पहला है हमारा और ये दूसरा, इसको ध्यान से समझिए। 11वां पद 38, 16वां पद 73, ये तो हमको समझ में आ गया, लेकिन कैसे निकाल रहे हैं उसको देखिए। A11 बराबर 38 हम सूत्र में मान रखे, n का जगह 11 रखे, यहाँ n की जगह 16 रखे वहां पद में, और घटाए, है ना, तो ये 15d आया 73, वैसे 11 में घटाए 10d आया बराबर 38। समीकरण 1 बना दिए, समीकरण 2 बना दिए। ठीक है, तो इतना हमारा क्या है, आधा है। अब आधा इसी को हम हल करेंगे तो हमको और समझ में आ जाएगा। समीकरण 1 समीकरण 2 निकालना सीख गए, आगे बढ़े दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, बस n का मान ही रखा हूं, सवाल को हल किया हूं, बाकी एकदम क्लियर है। ऐसी सवाल अभी और आगे आगे आएगा तो हमको और क्लियर होते जाएगा, आप लोग बस थोड़ा समझिए। ठीक है, 11वां पद 38, 16वां पद 73। ठीक है, इसी को हमको, इस सवाल को मान रखकर हमको a और d का मान ज्ञात करेंगे, तभी 31वां पद ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 तो निकाल लिए थे, तो समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर, अब समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटा दीजिए। तो समीकरण 1 क्या था हमारा, याद करिए, a प्लस 10d बराबर क्या था, 38। ठीक है, और a प्लस दूसरा क्या था, उसके बाद, है ना, समीकरण 1 लिख लिए हमारा, a प्लस 10d बराबर 38 समीकरण 1 है। समीकरण 2 है क्या अपना, a प्लस 15d बराबर 73। ठीक है, ये हमारा समीकरण 2 है, इसको घटा दीजिए तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा। तो यहाँ ये धन में है, ये ऋण में है, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा।
ठीक है, यहाँ धन, यहाँ ऋण हो जाएगा, यहाँ पर भी ऋण हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है ना, यहाँ पर ऋण, यहाँ पर भी ऋण, यहाँ धन में परिवर्तन। तो 10D में ऋण 15D को घटाओ तो क्या आएगा, 15 में 10 को घटाओ क्या आएगा, 5D। प्रथम सॉरी बड़ी संख्या के सामने ऋण है तो ऋण। 73 में 38 घटाओ, समझ आ रहा है कि नहीं, घटाना आता है कि नहीं, है ना। 73 में 38 घटाओ कितना आएगा, 35। बड़ी संख्या के सामने ऋण है तो ऋण। ठीक है, ऋण ऋण यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसल। 5D बराबर 35, तो D बराबर 35/5, तो D का मान हमको आ गया 5 सत्ते 35, तो D का मान हमारा 7 आ गया। देखिए D का मान 7 आ गया, तो कैसे आया, समझ में नहीं आया तो चलिए और पुनः चलते हैं। समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर, ठीक है, तो ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, इससे घटेंगे। ठीक है, तो a और a क्या हो जाएगा, यहाँ जब यहाँ धन है और यहाँ ऋण हो जाएगा, जब इसको इसके घटा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए कट हो जाएगा, धन ऋण कट, यहाँ प्लस 10D है, यहाँ ऋण 15D है, ये चेंज हो जाएगा, ऋण 15D। ठीक है, तो 10 में 15 घटेगा कि जुड़ेगा, घटेगा ना, क्योंकि ऋण है, तो 15 में 10 को घटाएंगे 5D आएगा, बड़े से सामने में ऋण है तो ऋण लगा दीजिए। ठीक, अब 38 और यहाँ ऋण 73 है, घटा रहे हैं इसलिए, तो 73 में 38 को घटाएंगे कितना आएगा, 35। बड़े संख्या के सामने में ऋण है 73 के सामने में, इसलिए ऋण, और ऋण इधर का क्या हो जाएगा, कैंसल। 5D बराबर 35, D बराबर 35/5, तो हमारा आ गया D का मान, सर्वांतर का मान 7। ठीक दोस्तों, अब इसी प्रकार D का मान हमको समीकरण 1 में रख करके A का मान निकालेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 में D बराबर 7 रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, a प्लस n-1 इंटू, सॉरी ये सूत्र लिख रहा था मैं, सॉरी, है ना। समीकरण 1 को लिखेंगे a प्लस 10D बराबर 38। ठीक है, a प्लस 10D बराबर 38, तो a का मान हमको ज्ञात करना है, 10 का 10, D का मान आ गया 7, 38। ठीक है, तो a का a, अब 10 और 7 को गुना करेंगे तो 70 बराबर 38। ठीक है, 70 को पक्षांतर कर देंगे तो 38 ऋण 70, तो a का मान क्या आ गया जी, देखिए a का मान आ गया हमारा ऋण 32, बड़े संख्या सामने में ऋण है तो ऋण लगा दीजिए। ये समझ में आया कि नहीं आया, ध्यान से समझना, बताना पड़ेगा। देखिए समीकरण 1 में D का मान 7 रखने पर, इसको हम समीकरण 2 से घटाए, D का मान प्राप्त हुआ। अब हमको निकालना है A का मान, माना लिए थे, अब A का मान निकालेंगे, तो हमारा समीकरण 1 क्या है, a प्लस 10D बराबर 38। ठीक है, तो a का a ही रखेंगे प्लस 10D, तो 10 गुना D का मान 7, यहाँ पर से D का मान 7 रखेंगे बराबर 38। ठीक है, अब 10 में 7 को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 70, और 38 का 38, a का a। ठीक है, अब 70 हो गया बराबर 38, a का a। अब 70 को पक्षांतर करो, तो 38 में 70 को पक्षांतर करेंगे तो ये ऋण 70 हो जाएगा। अब 70 में 38 जुड़ेगा कि घटेगा, देखिए यहाँ पर धन है, यहाँ ऋण है, तो धन और ऋण क्या होता है, ऋण, तो 70 में 38 घटाओ कितना आएगा, 32, और बड़े संख्या के सामने ऋण है तो ऋण, तो a का मान हमारा आ गया ऋण 32 और d का मान आ गया 7। अब कैसे हल हुआ है आप लोग को मैं समझा दिया हूं कि कैसे हल हुआ है। ठीक है, अब a और d का मान तो हम प्राप्त कर लिए जो हमको ज्ञात करना था। अब हमको ज्ञात करना है a31 का मान। किसको ज्ञात करना है, 31वां पद का मान ज्ञात करना है। तो चलिए 31वां पद का मान ज्ञात करने के लिए चलते हैं। तो दोस्तों एक 31वां का पद हमको मान ज्ञात करना है, जिसमें a का मान निकाले हम लोग ऋण 32 और d का मान निकाले हैं 7। a31 का मान हम लोग ज्ञात करना है क्वेश्चन मार्क, तो बस सूत्र लगा दीजिए an का, an बराबर a प्लस n-1 इंटू d। तो an का मान हमको a31वां का मान के ज्ञात करना है। a का मान दिया है अपने को ऋण 32 प्लस, समझ में आ रहा है ना, देखिए ध्यान से देखिए, a का मान इतना निकाले हम लोग, d का मान निकाले 7, a31वां का पद ज्ञात करना है। तो a31 बराबर a प्लस n-1 इंटू d, सूत्र लगा दीजिए nवां पद का।
तो a का मान दिया है ऋण 32, ठीक है, प्लस n का मान 31 दिया है, ठीक है ना। ऋण 1 का 1 इंटू डी का मान अपने को दिया है 7, ठीक है, गुणा, ठीक है, समझ में आ गया। फिर हम 31 बराबर ऋण 32 का ऋण 32 प्लस 31 में 1 को घटा दीजिए, 31 n का मान है ना, तो इसमें 30 आ जाएगा, गुणा 7 का 7। तो 31 बराबर ऋण 32 का ऋण 32 प्लस 0 7 दिया 21, ठीक है। जो गणित का सवाल होता है बहुत फास्ट बनाना चाहिए हमको, ठीक है। तो 210, अब देखिए यहाँ ऋण है यहाँ धन है, ध्यान से समझना, यहाँ धन है यहाँ ऋण है, तो धन और ऋण क्या होता है, ऋण, तो जुड़ेगा कि घटेगा, घटेगा। तो 210 में 32 को घटाओ, कितना आएगा 178। लेकिन बड़े संख्या के सामने में धन है, छोटे संख्या के सामने में ऋण है, तो बड़े संख्या के सामने में धन है उसका ही वैल्यू होता है, तो बड़े संख्या के सामने में है धन, तो धन को नहीं लिखेंगे, यदि ऋण रहता तो ऋण लगाते। तो हमारा 31 का मान आ गया है 178। आप लोग आंसर में देख लीजिए 31वां पद 178 आया है कि नहीं, 178 आया है कि नहीं, ठीक है। एक बार पुनः बताता हूं दोस्तों, हमको ए और डी का मान ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, आप लोग को समीकरण 1 और समीकरण 2 से तो बता दिया हूं। यहाँ पर देखिए हमको 31 ज्ञात करना है, nवां पद का सूत्र लगाए हम लोग, nवां पद का सूत्र लगाकर 31 बराबर ऋण 32 प्लस n का मान 31 ऋण 1 इंटू 7 डी का मान, ठीक है, n का मान 31 और a का मान ऋण 32, ठीक है। अब ये 31 n का मान कहाँ से आया, तो ये देख 31 an nवां पद का सूत्र में रखेंगे, सवाल को हल करेंगे, ऋण 32 का ऋण 32 यहाँ तक, और यहाँ 30 में 31 में 1 घटाए 30 आया, 7 का 7 7 दिया 21 आया, 0 का 0, 210 हो गया। 210 में 32 जुड़ेगी, घटेगा क्योंकि ऋण है, तो घटाएंगे तो 178 आएगा 31वां पद का मान, जो हमारा क्या है, आंसर है। तो देखिए सवाल कठिन नहीं है ना, बहुत ही सरल है, यदि हम समझेंगे तो हमारे लिए बहुत ही सरल है, ठीक है। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखे होंगे तो आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया होगा, यदि नहीं समझ में आया होगा तो एक बार पुनः फिर से देखें, पूरा क्लियर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ए और डी का मान कैसे ज्ञात किए, और ए और डी का मान ज्ञात करके उसको घटाकर मान रखते हुए हम कैसे सवाल को 31वां पद को ज्ञात कर चुके हैं, जो हमारा आंसर क्या है बिल्कुल सही आया है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम आसानी से सवाल को सूत्र में मान रखकर और समीकरण 1 और 2 को घटाकर उसके बाद समीकरण 1 में मान रखकर सवाल को हल करेंगे, तो हमको समझ में आ जाएगा कि सवाल कैसे हल होता है। ऐसी सवाल अभी इस साइड पूरा अनिश्चित ही वाला है दोस्तों, आप लोग पहले ही इसको समझ लीजिए ताकि हमको आने वाले वीडियो में आसानी हो, आसानी से हम सवाल को हल कर सके, आसानी से हम बना सकें। तो इस प्रकार से जो हमारा 13 सवाल है वह कंप्लीट होता हुआ